भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पार्टी ने राजस्थान, बिहार, ओडिशा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसके तहत वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि लोकसभा सांसद सीपी जोशी को राजस्थान की कमान दी गई है। वहीं बिहार भाजपा का अध्यक्ष सम्राट चौधरी और ओडिशा का अध्यक्ष मनमोहन सामल को बनाया गया है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो ये वर्तमान में दिल्ली आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। वीरेंद्र सचदेवा एमसीडी चुनाव के बाद पूर्व अध्यक्ष आदिश गुप्ता द्वारा इस्तीफा देने के बाद से बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। उनके नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही दिल्ली बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक दिखाई देने लगी है। संभवतः यही वजह है कि उन्हें दिल्ली बीजेपी का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं राजस्थान में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हटाकर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोग कयास लगा रहे थे कि सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर या दूसरे सीनियर लीडर्स में से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में सांसद सीपी जोशी का नाम कहीं भी चर्चाओं में नहीं था। इसके बावजूद भी पार्टी ने ये नाम लाकर कई लोगों को चौंका दिया है। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की ओर से ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे, जबकि ओडिशा में पूर्व मंत्री मनमोहन सामल इस नई भूमिका को संभालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज वो तारीख है जिस दिन भारत के वीर सपूतों ने हंसते हंसते खुद को देश के लिए कुर्बान कर लिया था। आज है 23 मार्च, शहीद दिवस। आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। फांसी की सजा का सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। अब इसी फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार विमर्श कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ये विचार करना चाहिए कि क्या फांसी के बजाय मौत की सजा देने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या, जो लटकाने वाले तरीके से कम दर्दनाक हो। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इस बारे में अध्ययन और जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने ये बातें मौत की सजा के तरीकों पर केंद्रित याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में शूटिंग, लीथल इंजेक्शन और करंट के जरिए मौत की सजा देने का सुझाव दिया गया है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़कर सुनाते हुए एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि फांसी की सजा देना बहुत क्रूर प्रोसेस है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि मृत्यु में गरिमा होनी चाहिए, इसमें कम दर्द देने वाली प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। फांसी की सजा देना ही कंडीशन में सही है। उन्होंने पूछा कि क्या लीथल इंजेक्शन वाला सुझाव सही है। अमेरिका में यह पाया गया था कि लीथल इंजेक्शन से तुरंत मौत नहीं होती है, ये दर्दनाक भी होता है। शूटिंग की बात करें तो ये मानवाधिकारों का उल्लंघन और आर्मी का पसंदीदा टाइम पास होगा। बात अगर इस्लामिक देशों की करें तो सऊदी अरब में फांसी के अलावा सर काटकर भी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अक्सर इस तरह की क्रूरताएं दुनिया के सामने इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि अरब देश में आजाद मीडिया नहीं है। सऊदी अरब को क्षेत्र में सबसे ज्यादा मौत की सजा सुनाने वाले देशों में से एक माना जाता है। बात अगर ईरान की करें तो ईरान में ऐसे लोग जो हथियार उठा लेते हैं उन्हें कानून के तहत सजा सुनाई जाती है। साल 2016 में ईरान ने 4 लोगों को इस कानून के तहत मौत की सजा सुनाई थी, जिसमें से एक को सबके सामने फांसी पर चढ़ाया गया था। हालांकि अब ज्यादातर देशों ने मृत्यु दंड को खत्म कर दिया है। दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी उन देशों में रहती है जहां मौत की सजा आज भी दी जाती है, जैसे कि चीन, भारत, अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, जापान और ताइवान। क्या आपको लगता है कि भारत में सजाए मौत में कोई बदलाव होना चाहिए? अपने सुझाव कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। 2019 से देश से फरार चल रहा भगोड़ा बिजनेसमैन विजय माल्या एक बार फिर मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। माल्या पर पहले से ही 9,000 करोड़ का लोन है, जिसकी वजह से माल्या साल 2016 से ब्रिटेन में ही है। अब सीबीआई ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है, जिसमें आईडीबीआई बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम भी जोड़ा गया है। तो मैं सलोनी सरीन आपको बताती हूँ कि आखिर सीबीआई ने माल्या के खिलाफ क्या नया खुलासा किया है। सीबीआई ने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ कोर्ट में एक पूरक चार्जशीट दायर की है। इसमें सीबीआई ने दावा किया है कि माल्या ने साल 2015-16 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस में 330 करोड़ रुपए की संपत्तियां खरीदी थी, जबकि उस समय उसकी किंगफिशर एयरलाइंस पैसों की कमी का सामना कर रही थी और माल्या ने बैंक का भी लोन नहीं चुकाया था।
विजय माल्या 900 करोड़ रुपए से अधिक के आईडीबीआई बैंक किंगफिशर एयरलाइंस लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने हाल ही में स्पेशल कोर्ट में पूरक चार्जशीट दायर की है। इसमें जांच एजेंसी ने पिछली चार्जशीट में शामिल सभी 11 आरोपियों के साथ आईडीबीआई बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर बुद्धदेव दास गुप्ता का नाम भी जोड़ा है। चार्जशीट में कहा गया है कि आईडीबीआई बैंक का एक्सपोजर 750 करोड़ रुपए की कुल राशि तक सीमित होना था, लेकिन दिसंबर 2009 में ये 900 करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि 150 करोड़ रुपए का एसटीएल बड़े पैमाने पर दास गुप्ता के इशारे पर एक अलग लोन के रूप में रखा गया था। चार्जशीट के मुताबिक विजय माल्या ने साल 2015-16 में यूके में 80 करोड़ की संपत्ति और फ्रांस में 2008 में 250 करोड़ की संपत्ति खरीदी थी। चार्जशीट में एलआर के जरिए जुटाए गए सबूतों का हवाला देते हुए कहा गया कि 2008 और 12 के बीच फोर्स इंडिया फॉर्मूला 1 टीम को बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। चार्जशीट में आगे कहा गया कि 2007 से 12-13 के बीच बड़ी रकम डाइवर्ट की गई। सीबीआई के अलावा ईडी भी माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने माल्या को भगौड़ा घोषित किया था। विजय माल्या की कंपनी पर देश के बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया लोन है। माल्या साल 2016 से ही ब्रिटेन में छिपा हुआ है। विजय माल्या आईडीबीआई बैंक किंगफिशर एयरलाइंस लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी 2022 की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह उन एक्टर्स में शुमार हैं जो न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। फैशन सेंस हो या फिर फोटोशूट, वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उनके नाम एक बड़ी अचीवमेंट जुड़ गई है। दरअसल क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में रणवीर सिंह भारत के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ये मुकाम पाया है। विराट कोहली पिछले 5 साल से लगातार देश के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बने हुए थे, लेकिन अब उनसे ये ताज छिन गया है और वो खिसक कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम की रिपोर्ट को देखें तो कोहली की ब्रांड वैल्यू $176.9 मिलियन है। इससे पहले साल 2020 में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू $237 मिलियन और 2021 में $185.7 मिलियन थी। रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू में एक साल पहले की तुलना में करीब 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2021 की रणवीर की ब्रांड वैल्यू $158.3 मिलियन थी। दरअसल कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन और रिस्क कंसल्टिंग फर्म ट्रोल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देश के सबसे अमीर सेलिब्रिटी की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह $181.7 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ साल 2022 में भारत के सबसे वैल्यूएबल स्टार बन गए हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस लिस्ट में सबसे वैल्यूएबल फीमेल सेलिब्रिटी बनकर उभरी हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू $102.9 मिलियन है। एक्टर अक्षय कुमार क्रोल की लिस्ट में $153.6 मिलियन के ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर अपना कब्जा जमाए हैं, जबकि $102.9 मिलियन के साथ आलिया भट्ट 4th नंबर पर हैं। दीपिका पादुकोण ने $82.9 मिलियन के साथ 5th पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा टॉप 10 वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, एक्स क्रिकेटर MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और शाहरुख खान ने भी जगह बनाई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के स्टार अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने पहली बार इस लिस्ट में टॉप 25 में एंट्री मारी है। अल्लू अर्जुन $31.4 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ 28th पोजीशन पर है, जबकि रश्मिका मंदाना $25.3 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ 25th पोजीशन पर रही। भारत के सबसे रिच सेलिब्रिटीज की लिस्ट में ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा को भी स्थान दिया गया है और वो $26.5 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ 23rd पोजीशन पर शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा। तो आज आपको बता दें कि स्टॉक मार्केट आज भी डाउन है, 289 पॉइंट्स आपके सामने है। तो 1-2 दिन थोड़ा हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट आया था, आज फिर से डाउन है। तो ये डाउन किस वजह से हो रही है? देखिए, कल जो है अमेरिका में फिर से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स। यूएस फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है,
जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, वहाँ पे यूएस फेडरल रिजर्व है, दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक, और जो पूरी दुनिया की जो इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेंड होता है, जो पोजीशन होती है, वो लगभग यूएस सेंट्रल बैंक ही तय करता है। और जो यूएस मार्केट्स में ट्रेंड रहता है वो फिर ज़्यादातर वो वही ट्रेंड कैरी करता है। तो कल मार्केट्स यूएस की पहले बढ़ गई थी क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था। उसके बाद कुछ एक स्टेटमेंट आया उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी का कि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो उसको करके वहाँ मार्केट्स में नर्वसनेस हो गया और फिर वॉल स्ट्रीट और डाउ जोन्स वगैरह गिर गए थे वहाँ पे। तो आज इंडियन मार्केट्स भी ऐसा ही लग रहा है, कुछ इसी तरह का ट्रेंड आ रहा है। सुबह की तरफ थोड़ा ग्रीन में थे लेकिन क्लोजिंग इनका रेड में हुआ है। तो आज देखिए क्या है जो आपकी आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स आ रहे हैं सामने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आप देखिए 4% से ज़्यादा डाउन है क्योंकि इन्होंने ऑफर फॉर सेल लॉन्च किया है और डिस्काउंटेड प्राइस पे है। तो ये PSU कंपनी है, आज ये इनका ऑफर फॉर सेल मार्केट में चालू हो चुका है और ये 4% से ज़्यादा डाउन है। उसके अलावा देखिए नोटेबल स्टॉक है वेदांता लिमिटेड, बड़ी मेटल्स कंपनी, 5% से ज़्यादा डाउन है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कुछ स्टेक सेल की, तो उसको लेके नर्वसनेस है, तो 5% से ज़्यादा डाउन। उसके अलावा देखिए आज जो स्टॉक बढ़ा था टायर इंडस्ट्री का वो है JK टायर एंड इंडस्ट्रीज, 11% से ज़्यादा अप। और इसमें ये स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, पूरा इंडस्ट्री का ऐसा अभी उसमें फैक्टर नहीं लग रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अभी आया है। तो आज आप देखेंगे कि सेक्टर्स से ज़्यादा स्पेसिफिक स्टॉक्स में मूवमेंट रहा है, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उसको लेके। एक आप अगर नज़र डालेंगे आज सेंसेक्स का जो हीट मैप है उस पर, तो देखिए मैक्सिमम शेयर्स जो हैं आज रेड में चल रहे थे। और आप ध्यान अगर देंगे इन्फोसिस की तरफ, इन्फोसिस आज भी 1% डाउन था और ये लगातार डाउन चल रहा है और अपने 52 वीक लो की तरफ आ रहा है। इसी की वजह से आप देखिए जितने IT स्टॉक्स हैं, HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब वीक चल रहे हैं लगातार, क्योंकि US मार्केट्स में और जो फॉरेन बैंक्स वगैरह हैं उनको लेके काफ़ी नर्वसनेस है और उनके काफ़ी ऑर्डर्स हमारी IT कंपनीज को मिलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने और इससे निपटने के लिए दुनिया भर के देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बस एक साइंटिफिक टर्म है और आपकी ज़िंदगी पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं अमित दीवान और आज के एक्सप्लेनर में बात करेंगे कैसे ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से नौकरियां खत्म हो सकती हैं और अगले 7 सालों में करीब 3.5 करोड़ भारतीय अपनी जॉब्स खो बैठेंगे। दरअसल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि गर्मी बढ़ने का सीधा असर लोगों की नौकरी पर पड़ेगा और साल 2030 तक देश में करोड़ों नौकरियां इसी वजह से छिन जाएंगी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की एक रिपोर्ट वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लैनेट इम्पैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी में माना गया है कि हीट स्ट्रेस की वजह से काम के घंटे कम होंगे, जिसका असर नौकरी पर पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि काम के घंटे कैसे कम होंगे, तो वो होगा बढ़ते तापमान की वजह से। गर्मी की वजह से शरीर के काम करने की क्षमता पर असर होता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उतना पसीना आने लगेगा, जिससे काम करने की क्षमता कम होगी। आमतौर पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते ही इसका असर होने लगता है और खुले में काम करने वाले मजदूर और किसान सबसे पहले इसकी चपेट में आते हैं। गर्मी आते ही या तो उनके काम के घंटे कम हो जाते हैं या फिर काम लंबा खिंचता है। ILO की इस रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि सदी के आखिर तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और भारत में यह ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी राजस्थान के चूरू में गर्मियों का एवरेज तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय में यह टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपके काम करने के घंटे और कम हो जाएंगे और अगले 7 सालों के अंदर गर्मी से वर्किंग आवर्स ग्लोबली 2.2% कम हो जाएंगे। इससे 2 तरह के नुकसान होगा। एक तो ये होगा कि 8 घंटे का होने वाला काम 12 घंटे में होगा। दूसरा, बहुत से लोग नौकरियों से निकाले जाएंगे और बहुत लोग खुद ही नौकरियां छोड़ देंगे। इससे लगभग $2.5 बिलियन का भी आर्थिक नुकसान होगा।
ILO का ये भी कह रहा है कि इतना नुकसान तभी होगा जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मुमकिन है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इससे कहीं ज़्यादा हो जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते तापमान से दक्षिणी एशियाई देशों को सबसे ज़्यादा घाटा होगा। इनमें भारत टॉप पर है। साल 1995 में हीट के चलते लगभग 4.3% वर्किंग आवर्स कम कर दिए गए थे और अगले 7 सालों में गर्मी और बढ़ेगी, जिससे 3.5 करोड़ जॉब्स चली जाएंगी।